नमस्कार। स्वागत है आपका आराधना चैनल पे। तो कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि पहले चंदर ने महिलाओं और शिशुओं की मृत्यु की संख्या पर जो निबंध लिखा था उसके लिए उसे स्वर्ण पदक मिलता है और वह सुधा को दिखाने जाता है। अब आगे चंदर सुधा के कमरे में गया तो देखा सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तन कर देखती रही, फिर उसे एक हाथ से बक्स पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। बस कर दिया ना गंदा उसे। चंदर मौके से चूका नहीं और सुधा तो जैसे पानी पानी हो गई। गालों से लाज की रत्नारी लपटें फूटी और एड़ी तक धधक उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और बिगड़ कर बोली, चोर कहीं के, क्या कर रहे थे यहाँ? विंती इतने में तश्तरी में पकौड़ी रखकर ले आए। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, लो रख लो सहज कर। क्यों, पहने रहो ना। ना बाबा, पराई चीज अभी खो जाए तो डांट भरना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। विंती ने धीमे से कहा, या मुरली मुरलीधर की, अदरा न धरी उधरा न धरोगी। चंदर और सुधा दोनों शर्मा गए। लो गेसो भी आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदर ने विंती का कान पकड़कर कहा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। विंती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़े ही कहती हूँ। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियाँ खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसु, फूल और हसरत बैठे बातें कर रहे थे। विंती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर विंती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई और पानी रख कर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। और पल भर में तश्तरी में हलवा रख कर ले आई। अब मैं चल रहा हूँ, चंदर ने कहा। बैठो, अभी हम एक चीज़ दिखाएंगे, जरा गेसु से बात कराएं। विंती बड़े भोले स्वर में बोली, आइए हजरत मियाँ। और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामे पर पीले रेशम की जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल आए। आदाब। बड़े तमीज से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उसे गोद में उठाकर पास बिठा दिया। लो हलवा खाओ हसरत। हसरत ने सिर हिला दिया और बोला, गेसु ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत, हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उनसे जाकर। हसरत उठ खड़ा हुआ, हम कह आए। और फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा खत्म कर देंगे? चंदर हंस पड़ा, नहीं, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, जाओ। हसरत सिर हिलाता हुआ चल दिया। इतने में सुधा आई और बोली, गेसु की गज़ल सुनो यहाँ बैठकर, आवाज़ आ रही है ना? फूल भी आई है, इसलिए गेसु तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी। लेकिन वह तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे। सुधा चली गई। गेसु ने गाना शुरू किया, बहुत महीन, पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज़ में, जिसमें कसक और नशा दोनों घुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया और उनिंदा सा सुनने लगा। गज़ल खत्म होते ही सुधा भाग कर आई। कहो, सुन लिया ना? और उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी, पागल कहीं का, ले खा। और उसके मुंह में हलवा ठूस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और गेसु के बारे में बताने लगी। गेसु गर्मियाँ बिताने नैनीताल जा रही है, वहीं अख्तर की अम्मी भी आएंगी और मगनी की रस्म पूरी करेंगी। अब वह पढ़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह सब बताने लगी। बिंती बैठी बैठी गेसु और फूल की बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत, आज खाना यहीं खाना, मैं बिंती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उससे बातें करते रहना। थोड़ी देर बाद बिंती आई। उसके हाथ में कुछ था जिसे वह अपने आंचल से छिपाए हुए थी। आई और बोली, अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। जीजा जी का फोटो। बिंती ने मुस्कुरा कर कहा
और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फोटो चंदर के हाथ में रख दी। अरे यह तो मिश्रा है, कॉमरेड कैलाश मिश्रा। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठी चार्ज सब कुछ घूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी एक संतोष होता कि चलो सुधा के भाग्य की रेखा उसे अच्छी जगह ले गई। फिर कभी सोचता कि कैलाश मिश्रा इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उससे निभेगी या नहीं। फिर सोचता नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? विंती ने पूछा। हाँ, सुधा भी इन्हें नाम से जानती है, लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। चंदा ने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गया। विंती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, पलकों में आए हुए आंसू रोककर और होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है मुझे कि सुधा एक ऐसे घर में जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसे लड़के के साथ जा रही है जो इतना ऊंचा। कहते कहते चंदर की आंखें भर आई। विंती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छी चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू, यह तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निवाह किया है, यह तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, आपको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, फौलाद से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आज इतने शुभ अवसर पर आप में कमजोरी कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक को आप पर गर्व था। अच्छा, मैं फोटो रखाऊं, वरना दीदी आ जाएंगी। विंती ने फोटो ली और चली गई। विंती जब लौटी तो चंदर स्वस्थ था। विंती की ओर क्षण भर चंदर ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया था विंती, मुझे यह लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होता ही है ना, सहना पड़ेगा। विंती बोली। हाँ सो तो है। अच्छा विंती, सुधा ने यह फोटो देखी है? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि यह फोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया कि चंदर आएंगे तो दिखा देंगे। आप जब ठीक समझे तो दिखा दे, जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है, विंती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर चंदर बोला। विंती थोड़ी देर तक चंदर की ओर एकटक देखती रही। चंदर ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो विंती? देख रही हूँ कि आपकी पलकें झपकती हैं या नहीं, विंती ने बहुत गंभीरता से बोला। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। नहीं, आप मजाक न समझें, मैंने अपनी जिंदगी में जितने लोग देखे उनमें आप जैसा कोई भी नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली हैं। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूं? जाओ खाना भी ले आओ। अब घर जाकर क्या करना है? पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महाराजिन चली गई थी, इसलिए विंती सीख सीख कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खा रही थी और चंदर चौके के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूत छात का विचार रखते थे। देखो, आज विंती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही है। एक तुम बनाती हो कि मालूम ही नहीं पड़ता रोटी है या सोख्ता। चंदर ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें विंती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? विंती की हमसे जिंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात, विंती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो विंती ने आंख के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंदर ने सिर हिलाया और फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किन्हें? कैलाश मिश्रा को, वही बरेली वाले। उन्होंने हमें खत लिखा था, उसमें तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंदर बोला। नहीं, खत वत नहीं लिखते, उन्हें एक दफे बुलाओ तो यहाँ। हाँ बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने बाद, तब तुमसे खूब परिचय करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। चंदर ने कहा।
क्या? हम मजाक नहीं करते, हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे। सुधा बोली, अब हम सोचते हैं कुछ काम करना चाहिए। बहुत खेल कूद लिए, बचपन निभा लिया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदन ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने उत्सुकता से पूछा। निकालो देखे। पहले बताओ, हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा उन्होंने अपना चित्र, चंदन ने कहा। इनाम देंगे इन्हें, सुधा बोली और झट से झपट कर चित्र छीन लिया। अरे, छू लिया चौके में से, विंती ने दबी जबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छू गई थी वह, अब खा नहीं सकती थी। अच्छी फोटो देखी दीदी, सामने की थाली छूट गई, विंती ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से पकड़कर फोटो देखी और बोली, चंदर, सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना तेज है चेहरे पर, और माथा देखो कितना ऊंचा है। सुधा फोटो देखती हुई बोली, अच्छी लगी फोटो? पसंद है? चंदर ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते ये, सुधा बोली। अच्छा सुधा, यहाँ आओ। और चंदर के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। चंदर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा, एक बात कहे, मानोगी? क्या? सुधा ने बहुत दुलार से और भोलेपन से पूछा। पहले बता दो कि मानोगी, चंदर ने उसकी अंगूठी की ओर एकटक देखते हुए कहा। अरे, हमने कभी कोई बात तुम्हारी टाली है? क्या बात है? तुम मानोगी, चाहे कुछ भी हो, चंदर ने पूछा। हाँ हाँ, कह तो दिया, अब कौन सी तुम्हारी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंखों में, वाड़ी में, अंग अंग में सुधा के आत्मसमर्पण छलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना। सुधा, देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा। सुधी मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से? यही शक्ल है इसकी हमसे ब्याह करने की? चंदर, हम ऐसा मजाक ना पसंद करते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए बड़े प्यार से बुला लाए, दुलार कर रहे थे। तुम अभी वादा कर चुकी हो, चंदर ने बहुत अजीजी से कहा। वादा कैसा? तुम कब अपने वादे निभाते हो? और फिर ये धोखा देकर वादा कराना क्या? हिम्मत ही तो साफ साफ कहते हमसे। हमारे मन में आता सो कहते, हमें इस तरह बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा मारे गुस्से किए रोने लगी। चंदर स्तंभ, उसने इस दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वह क्या कहे सुधा से, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वह गया और रोती हुई सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो उधर, सुधा ने बहुत रुखाई से हाथ हटा दिया और आंचल से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। तुम सब लोगों ने मुझे मिलकर मार डालने की ठानी है, तो मैं अभी सिर पटक कर मर जाऊंगी। और मारे तैश के सचमुच सुधा ने अपना सिर दीवार पर पटक दिया। अरे, दौड़कर चंदर ने सुधा को पकड़ लिया, मगर सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो चंदर, छूना मत मुझे। और जैसे उसमें जाने कहाँ की ताकत आ गई है, उसने अपने को छुड़ा लिया। चंदर ने दबी जुबान से कहा, छी सुधा, यह तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। यह भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसी कर रही हो तुम? हम वही चंदर है ना? हाँ, वही चंदर हो। और तभी तो इस सारी दुनिया में तुम ही एक रह गए थे मुझे फोटो दिखलाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक सिसक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दे दिया, हमें पापा से ये उम्मीद नहीं थी। पगली, कौन अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रख पाया है? चंदर बोला। तुम चुप रहो चंदर, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा, यह फोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जुबान हिली कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? हम कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें। हमें यह मालूम नहीं था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप सिसकती रही सुधा और फिर धड़क कर उठी। कहाँ है वो फोटो? लाओ, अभी मैं जाऊंगी पापा के पास। मैं कहूँगी उनसे, हाँ, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। और उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार, जो कदम बढ़ाया।
चंदर ने डांट कर कहा, बैठो इधर। मैं नहीं रुकूंगी, सुधा ने अकड़ कर कहा। नहीं रुकोगी? और चंदर का हाथ तैश में उठा और एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर पड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियां छप आईं। वह स्तंभ जैसे पत्थर बन गई हो। आंख में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम गईं, होठों में आवाजें जम गईं और सीने में सिसकियां जम गईं। चंदर ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी पर जैसे गिर पड़ा और सिर पटक कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास जमीन पर बैठ गई, चंदर के घुटनों पर सिर रख दिया, बड़ी भारी आवाज में बोली, चंदर, देखे तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंदर ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह जिसमें कब्र मुंह फाड़कर जमुहाई ले रही थी। सुधा एकाएक फिर सिसक पड़ी और चंदर के पैरों पर सिर रख कर बोली, चंदर, सचमुच मुझे अपने आश्रय से निकाल कर ही मानोगे? चंदर, मजाक की बात दूसरी है, जिंदगी में दुश्मनी मत निकालना। चंदर एक गहरी सांस लेकर चुप रहा और सिर थाम कर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंदर के पांवों को छाती से चिपकाए सूनी सूनी निगाहों से जाने कुछ देख रही थी। दीवारों के पार, दिशाओं के पार, क्षितिज से परे दीवार पर घड़ी चल रही थी। चंदर ने सिर उठाया और कहा, सुधा, हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर ऊपर उठाया। चंदर बोला, सुधा, तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंदर कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन ने जो तुमसे नहीं कहा वह मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में क्या इसलिए आए कि एक दूसरे को कमजोर बना दे, या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना सिर्फ इसलिए कि उसे अपने ब्याह की शहनाई में बदल दे? गलत मत समझो चंदर, मैं गेसू नहीं कि अख्तर से ब्याह के सपने देखो, और ना तुम ही अख्तर हो चंदर। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए राखी के सूत से भी ज्यादा पवित्र रही हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही क्यों नहीं रहने देते? मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं पापा के पास रहूँगी। शादी को मेरा मन नहीं कहता। मैं क्या करूँ? तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो। तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले या तो देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंदर के पाँव को अपने हृदय से और भी दबाते हुए कहा, सुधा, तुम एक बात तो सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह पाला है, अब क्या तुम्हारा यह फर्ज है कि तुम उनकी बात को ठुकराओ? और एक बात और सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे फोटो दिखाकर पसंद कराऊं। अगर अब तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुमसे धक्का पहुंचेगा, दूसरी ओर मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखाने के लायक रहेंगे? तो तुम क्या चाहती हो? महज अपनी थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम सभी की जिंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो, या तुम्हें शोभा नहीं देता? क्या कहेंगे पापा कि चंदर ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था? हमें लोग क्या कहेंगे बताओ? आज तुम शादी ना करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करे और दुनिया हमें कहा करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, सुधा ने भर्राए हुए गले से कहा। तब और फिर एक बात और है ना सुधी, सोने की पहचान आग में होती है ना। लपटों में अगर उसमें और निखार आए तभी वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, ये तो तभी मालूम होगा जबकि हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेलें और बाद में विजयी हों। और तभी मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया था। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में रही और मैं तुम्हारी पलकों की छाव में रहा और बाहर के संघर्षों से हम डरते रहे तो कायरता है। और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधा, जिस पर मुझे नाज था, वह कायर है। बोलो, तुम कायर कहलाना पसंद करोगे? हाँ, सुधा ने फिर चंदर के घुटनों में मुंह छिपा लिया।
क्या? ये मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ? छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राणों में अमृत भरा है और मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफानों की तेजी। और तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता है उसमें हम लोगों को यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, आज क्या तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी सुधा? इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से भी ज्यादा प्रकाशमान हो। तुम यह क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे कि सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी? और आज मैं अपने कान से सुनूं। बोलो सुधी। चंदर ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा, मैं जानता हूँ मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? बताओ, तुम्हीं पर अपना अधिकार भी जमा सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर सुधा। जीवन में अलगाव, दूरी, दुख, पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है? मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या है सुधा? चाहो तो जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। आगे सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल आराधना के साथ और कमेंट करिए हमें उन किताबों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।